यार जरा इन पेड़ों से बात करना शुरू करो। नदियों के किनारे जाके सुबह शाम तक जो नदियों का रंग बदलता है, उस बदलते हुए रंग में रंगीन हो जाओ। देखो तो सही। मेरे ऊपर एक दिन में 5 रेप के केस लगाए थे जब ये खदानें बंद हुई। जीवन की अब इन घटनाओं को मैं बताना नहीं चाहता, तो युवा लोग डर जाएंगे, क्योंकि सब में इतनी हिम्मत नहीं होती कि हम भारत के लोग समर्पण के लिए पैदा हुए हैं, हम लोग भोग के लिए नहीं। और यदि हम गुरु थे और गुरु हैं और गुरु बन सकते हैं तो समर्पण से ही बन सकते हैं, भोग से नहीं। हमें ऐसा विकास चाहिए जिसमें कुछ भी मरता ना हो, जिसमें कुछ भी नष्ट ना होता हो, और वो है सनातन विकास। चरे वेती आदि अनंतः, चलता रहे, बनता रहे, चलता रहे, और उसका ना कोई आदि हो ना अंत हो। अपने भगवान को पहचानना होगा, समझना होगा, और हमारा भगवान है भय से भूमि, गय से गगन, वे से वायु, अ से अग्नि और न से नीर, भय गे वे औने पंच महाभूत। नदी, राज, समाज, महाजन सबकी साझी होती। इसलिए नदी के काम को केवल किसी सरकार के ऊपर डाल के अलग हो जाए, ऐसा नहीं होता। आलोचनाओं से सत्य के करीब जाने वाला इंसान नहीं डरता। तुमने आज सुबह से देखा मेरे साथ घूमते हुए, ये कोई विकास के काम थे क्या? ये तो रिजुविनेशन के काम थे। धरती हरी भरी हो गई, नंगी वीरान धरती पर खेती होने लगी, उजड़े हुए गांव जहां पानी नहीं बरसता था वहां पानी बरसने लगा, एक साल में 3 फसलें लेने लगे। ये क्या हुआ? किसी से पैसा लेके आए क्या? कोई बजट लेके आए क्या? और ये कोई एक गांव का उदाहरण तो नहीं है, ये 2500 गांवों का उदाहरण है, और जिसमें से 6332 तो डाकुओं ने बंदूकें छोड़ के खेती के काम में लग गए चंबल में। जहां बादल भी रूठ कर चले जाते थे बिना बरसे, हमने वहां 23 नदियों को जिंदा किया। तो राजस्थान जैसी जगह पर यदि हम 50 सालों में ये कर पाए, तो भाई उत्तर प्रदेश तो सबसे ज्यादा उपजाऊ उत्तम प्रदेश है। उत्तर प्रदेश में अपनी माटी में, अपने पानी में वो शक्ति है कि वो सक्षम और समृद्ध राज्य बन सकता है, और वहाँ का युवा को सक्षम और समृद्ध बनने के लिए, स्वस्थ रहने के लिए अपने मन में संकल्प करने होंगे। जब ये नदी बहने लगी तो भारत के महामहिम राष्ट्रपति 28 मार्च सन 2000 को के.आर. नारायण साहब, यहीं पर उनका स्टेज बना था, और ये नदी इसी तरह बह रही थी। वो राजेंद्र जो जयपुर में डॉक्टर था, वो राजेंद्र जो सरकार में प्रोफेसर था, वो गोपालपुरा गांव में आके फावड़े पर 10 घंटे से लेके 14 घंटे काम करता। शास्त्र कहते हैं आपो हिष्ठा बयो भुवस्था, यानी कि जल स्वयं ही कल्याणकारी है, मगर यही जल जब उपेक्षित होता है तो प्रलय भी बन जाता है। शास्त्र ये भी कहते हैं कि आपह प्रलय कारिण्यः, यानी कि यहाँ पानी को वो तत्व बताया गया है जो सृष्टि के अंत में सभी को अपने अंदर समाहित कर लेता है। पानी इतना इम्पॉर्टेंट है, अगर हम उसका इतिहास देखें तो जब सृष्टि की शुरुआत हुई तब भी सबसे पहले जैसे ही इंसानों ने इस धरती को समझा तो नदियों के किनारे बस गया, और जब अब अपने कदम चांद और मंगल की तरफ मोड़े हैं तो वहाँ भी सबसे पहले पानी ही खोजा जा रहा है। अब सवाल ये कि अगर पानी इतना इम्पॉर्टेंट है तो हम आखिर इसे धरती पर खो क्यों रहे हैं? और जब जब पानी की बात आती है, गिरते जलस्तर की बात आती है, नदियों के सूखने की बात आती है, तो एक नाम हमारे सामने आता है। नाम है डॉक्टर राजेंद्र सिंह का। पूरे देश के लोग इन्हें वाटरमैन ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। मैग्सेसे अवार्ड से लेकर स्टॉकहोम वाटर अवार्ड तक इन्हें मिल चुका है। आज हमारे साथ खुद डॉक्टर साहब मौजूद हैं। बहुत स्वागत है आपका एबीपी लाइव पर, और हमें समय देने के लिए धन्यवाद। पॉडकास्ट मैं शुरू करने ही वाला था, मगर मुझे इतनी खूबसूरत सी एक पीछे नदी दिख रही है। मेरे मन में एक सवाल आया कि आज से जब सैकड़ों सालों पहले, जब अरबों सालों पहले जब मानव सभ्यता की शुरुआत हुई थी, तब शायद इसी तरह से किसी एक नदी के किनारे पर कुछ लोग आकर बसे होंगे, और उसके बाद मानव सभ्यता की शुरुआत हुई, और तब से आज तक का ये पूरा चरण चलता आ रहा है। और इसी बीच में हमने कहीं ना कहीं पानी को कहीं ना कहीं खोया तो है ही, इसमें कोई दो राय नहीं। मैं सवाल ये करना चाहता हूँ कि क्या इसे प्रकृति की चेतावनी समझा जाए,
या फिर हमारी ही कहीं ना कहीं इसे इतने वर्षों की, इतने अरबों सालों की भूलों का नतीजा समझा जाए? देखो, ये जो भूलों का नतीजा है, जी। और भूलों के नतीजे से जब जल का नज़रिया बदलता है तो नदियाँ सूखती हैं और मरती हैं, और जब कोई नदी सूखती और मरती है तो वहाँ की सभ्यता भी सूखने लगती है, मरने लगती है, बदलने लगती है। तो नदियों का जीवन सभ्यताओं को जन्म देता है। नदियों का सूखना सभ्यताओं का सूखना होता है, सभ्यताओं का मरना होता है। इसलिए आज हम एक ऐसी नदी के किनारे खड़े हैं जिसका नाम है अरवरी। ये अरवरी नदी सूखी थी, मरी थी, इसमें पानी नहीं था, और जब इसमें पानी नहीं था तो यहाँ के जो किसान लोग हैं वो बेपानी होके, लाचार होके, बेकार होके, बीमार होके गांव छोड़ के चले गए थे। पानी का काम शुरू हुआ, जैसे ही पानी का काम शुरू हुआ कुओं में पानी आया, लोग वापस लौट आए। अभी मेरे साथ रोडमल खड़े थे। हाँ। ये पहले कहीं बाहर मजदूरी करने जाते थे, जैसे ही पानी आया पानी के काम में लग गए, और फिर आज वो इस पूरी अरवरी नदी की संसद के अध्यक्ष हैं। 72 गांव की नदी की संसद है जो इस नदी के जीवन के लिए, इस नदी को शुद्ध सदा नीरा बनाकर बहाने वाली इस नदी संसद के अध्यक्ष बन गए, जो एक दिन मजदूर थे, गांव छोड़ के चले गए थे। तो ये जो पानी है ना, वो हमारे जीवन का आधार होता है, हमारे जीवन का आधार होता है, हमारी सभ्यता और संस्कृति का आधार है। लेकिन जब हम भूल जाते हैं, हमारी जो भूल है, जब वो भूल आती है तो फिर हमारे जीवन का एक कष्ट बढ़ता है और हम बाढ़ और सुखाड़ जैसे संकटों को झेलते हैं। ये गांव हमीरपुर, जब ये सूखा था कोई नहीं आता था, छोड़ के चले गए। जब ये नदी बहने लगी तो भारत के महामहिम राष्ट्रपति 28 मार्च सन 2000 को खुद आ गए देखने। अच्छा, राष्ट्रपति खुद इस नदी को हाँ, देखने आए के आर थे? नारायणन साहब। हाँ। के आर नारायण साहब, यहीं पर उनका स्टेज बना था और ये नदी इसी तरह बह रही थी। तो राष्ट्रपति वहाँ से इस नदी को देखने के लिए आए थे, उस काम को देखने के लिए आए थे आपके? हाँ, 28 मार्च वर्ष 2000 को। 28 मार्च वर्ष 2000 को। अच्छा, इतनी जो आपकी यात्रा रही, उसकी शुरुआत तो इतनी आसान नहीं रही होगी मुझे लगता है। देखो, जब हमने यहाँ काम शुरू किया तब ये पानी का संकट था, लोग यहाँ से बेपानी होकर उजड़ रहे थे। मैं डॉक्टर था, मैंने लोगों की चिकित्सा शुरू की। लोगों ने कहा हमें तेरी दवाई और पढ़ाई नहीं चाहिए, हमें पानी चाहिए, तू यहाँ गांव में रहवे तो पानी का काम कर, हमें कुछ और नहीं चाहिए। तो ये जो पानी का काम था, इस पानी के काम से ये जो सूखी हुई मरी हुई नदी है बहने लगी। इसको जब आप देखेंगे ऊपर से, तो ऊपर से जगह जगह पानी को रोकते हुए आ गए। तब कुएं सूखे थे, ये पेड़ भी नहीं थे, घास भी नहीं थी। अभी तो इसमें नीचे भी पानी है, देख रहे हैं आप। हाँ, चिड़िया, पेड़, पक्षी, बत्तखें सब हैं, ऊपर भी पानी है, और शुद्ध एक तरह से ये जो नदी का पानी है वो बता रहा है कि मैं कैसा हूँ। उत्तर प्रदेश से आपकी यात्रा शुरू होती है। आपका जन्म उत्तर प्रदेश के बागपत ज़िले के एक गांव में हुआ था। शुरुआती दौर में तो आपने डॉक्टरी की पढ़ाई की, उसके बाद फिर कैसे सोचा कि मुझे पानी के ऊपर काम करना है? मैं यहाँ जयपुर में पोस्टेड हुआ। हाँ। जयपुर में पोस्टेड होने के बाद मुझे लगा कि मैं इस सरकार में जो करना चाहता हूँ वो नहीं कर सकता, तो मुझे ये छोड़ के अलग होना चाहिए। जयपुर में कहाँ पोस्टेड? मैं जयपुर में, ये जो जयपुर में जवाहर नगर में दफ्तर होता था हमारा यूथ सर्विसेज का। अच्छा। तो मैं यूथ सर्विसेज में प्रोजेक्ट ऑफिसर था। तो हमें लगा कि यार हम जो करना चाहते हैं वो सरकार में रह के नहीं कर सकते। तो हमने रिज़ाइन किया और रिज़ाइन करके अलवर ज़िले की थानागाजी तहसील के गोपालपुरा गांव आ गए। तब गोपालपुरा गांव में पानी नहीं था, लोग माल न्यूट्रिशन से बीमार थे, और मैं डॉक्टर था, मैंने इलाज शुरू किया। तो जब वो ठीक हो गए तो उन्होंने कहा, ओ राजेंद्र, अपनी दवाई पढ़ाई बंद कर दे, मारे तो पानी का काम कर, पानी आ जाएगा तो हमारा जीवन ठीक हो जाएगा। तो मैंने उन्हीं से सीखा। मैं कोई पानी की पढ़ाई पढ़ के नहीं आया था। मैंने पानी का जो भी ज्ञान था
वो अपने गांव के मांगू काका अनपढ़ किसान से सीखा और सीख के पानी के काम में लग गया। कैसे कैसे सिखाया उन्होंने, मतलब पानी का काम आपको? उन्होंने मेरी 2 दिन में 2 पीएचडी कंप्लीट कराई। 2 दिन में? 2 दिन में। पहले दिन जो पीएचडी थी वो जियो हाइड्रोमॉर्फोलॉजी में थी और उसका विषय था कि ये जो सूरज है, हाँ। ये राजस्थान में सबसे ज़्यादा पानी की चोरी करता है। तो ये सूरज चोरी ना कर सके ऐसा डिज़ाइन बना के ऐसे जल संरक्षण करो जिससे ये एवोपरेशन लॉस ना हो, सूरज चोरी ना कर सके और जो पानी आया है वो धरती के पेट में बैठा रहे और उसमें से कुओं में पानी आ जाए तो हमारा जीवन चलने लगेगा और फिर जो गांव छोड़ के गए हैं बच्चे वो लोग वापस आके खेती करने लगेंगे। तो पहले दिन में उन्होंने मेरी पीएचडी का वैलिडेशन 25 कुएं दिखा के समझा के किया। वो क्या करते थे, चमड़े के चरस में मुझे बैठा के सूखे कुएं में डाल देते थे, फिर 5 मिनट बाद निकाल के पूछते थे कहीं देखा रहता ना कुएं में, तो मैंने जो देखा होता था उसको बताता था। फिर वो कहता था देख यहाँ पेड़ कैसे हैं। तो जहाँ पर कन्फाइंड वर्टिकल फ्रैक्चर होते हैं वहाँ ऐसे कांटे वाले पेड़ नहीं होते, वहाँ जो होते हैं पत्तियों वाले पेड़ होते हैं, बड़े पेड़ होते हैं, लंबे होते हैं हाँ। क्योंकि उनको पानी मिल जाता है। लेकिन जहाँ अनकन्फाइंड हॉरिजॉन्टल फ्रैक्चर होते हैं हाँ। वहाँ ऐसे कांटे वाले पत्थर होते हैं। ये देख ही रहे हो तुम इसी कैसे तरह से फ्रैक्चर जैसे है कांटे पत्थरों वाले में। पेड़, हाँ, हाँ। तो ये जो साइंस थी जियो हाइड्रो साइंस, जियो हाइड्रोमॉर्फोलॉजी, वो उसने एक दिन में 25 कुएं दिखा के और मुझसे वो सवाल पूछता था। जब मैं उनके सारे सवालों का जवाब ठीक दे सका तब उसने कहा अब तू धरती का पेट सीख गया। तो धरती का पेट सीख गया तो तू अब ऐसी जगह पानी रोकना जिससे नदी नीचे बहने लगे। तो हमने, अब ये देख रहे हैं स्ट्रक्चर, हाँ। इसमें जो भी पानी रुका है वो नीचे इन पत्थरों में निकल के नदी को प्राण दे रहा है। हम आगे की आपको तरफ दिखाएंगे बढ़ता है। नदी बह रही है कैसे नीचे तक, सब जगह आपको नदी बहती हुई दिखेगी। पहले अभी हम तुम्हें नक्शे पे दिखाएंगे, फिर धरती पे दिखाएंगे कि नदी, क्योंकि जब तुम्हें ये समझ में आ जाएगा कि ये नक्शे पर नदी बहने कैसे लगी, हाँ। इसमें एक्यूमुलेट कैसे हुआ पानी, तब तुम फिर धरती पे देख के उसका विज्ञान समझ जाओगे। तो पहले दिन की पढ़ाई उसकी मांगू काका की वो थी जियो हाइड्रोमॉर्फोलॉजी की। दूसरे दिन की पढ़ाई थी इंजीनियरिंग की, डिज़ाइन की, तकनीक की, कि तुम्हें जो साइट बनानी है वो ऐसी जगह चुनना है, जगह जहाँ नीचे अंडरग्राउंड एक्यूफर में पानी जा सके और नदी बहने लगे। तो हमने जितने भी डैम बनाए, चेक डैम बनाए, एनीकट बनाए, वो एक तरह से रिचार्ज वाटर बॉडी है, वो रिचार्ज करती हैं, वो रिजुनेट करती हैं परिस्थिति को। बस उससे फिर हमारी नदियाँ बहने लगी। ये भी एक तरह का चेक डैम ही है। ये चेक डैम है। आपका जन्म तो उत्तर प्रदेश में हुआ, मगर आपने कैसे चुना कि आपको राजस्थान में आके काम करना है? क्योंकि ये पानी की संकट की जगह थी। हाँ। हिंदुस्तान में सबसे कम बारिश राजस्थान में होती है। तो यदि मैं राजस्थान की चैलेंजिंग जगह को पानीदार बना सकता हूँ तो भारत में नहीं पूरी दुनिया में कहीं भी बना सकता हूँ। आमतौर पर आप जो पॉडकास्ट देखते होंगे वो किसी एक स्टूडियो में एक परफेक्ट लाइटिंग में और एक सिटिंग चेयर्स के साथ देखते होंगे, मगर पानी का मुद्दा इतना गंभीर था कि हमें ग्राउंड पर उतरना पड़ा, उतर कर देखना पड़ा और इसीलिए हम यहाँ पर आए। चलिए बैठते हैं और फिर बातचीत करते हैं, आगे की बात बढ़ाते हैं। आप देखेंगे कि इस तरफ जो है, इस तरफ हरे पेड़ हैं सीधे और आपकी तरफ। हाँ, और परली तरफ जो हैं वो केवल कांटे वाले पेड़ हैं। और ये पेड़ हमने प्लांट नहीं किए हैं, ये पेड़ नेचुरली अपने आप ग्रो उगे हैं। वो जहाँ जैसा नीचे का टेरेन होता है वहाँ वैसा ही पेड़ आता है। तो ये जो यहाँ से इधर जो पेड़ हैं वो हरे हैं, बिना कांटे वाले, और इधर जो हैं वो कांटे वाले, सब कांटे वाले, कोई बिना कांटे वाले नहीं, और ये सब नेचुरल पेड़ हैं। ये पूरी जो संरचना है ये अभी मतलब पिछले कुछ 40 सालों में आपने पूरी तैयार करवाई है। हाँ, क्योंकि ये जो पानी के काम करने वाले लोग हैं उनके प्रशिक्षण के लिए ये सब समझना बहुत ज़रूरी है। केवल पानी का काम धरती के ऊपर से नहीं होता, धरती के नीचे से भी होता है। देखो ये जो पूरा टेरेन है, ये इसमें ऐसे फ्रैक्चर हैं, ये है, तो ये पत्थर को, पानी को नीचे नहीं जाने देते। तो यहाँ पानी नहीं होता तो कांटे वाले पेड़ हैं। उस तरफ जो हैं देखो केवल पत्ती वाले पेड़ दिखेंगे, और उस तरफ कांटे वाले पेड़ दिखेंगे। तो ये जो पेड़ हैं इनको देख के हम धरती के अंदर का जो बनावट है उसका हम अंदाज़ा लगा सकते हैं। देखो जब तुम हैंड पंप से पानी निकालते हो तो ये एक्यूफर है, इसको हम एक्यूफर कहते हैं। इस एक्यूफर को, ये जो फ्रैक्चर्स हैं
ये पानी से भरते हैं, रिचार्ज करते हैं, हाँ। तो आपको पानी मिलता रहता है। ये जो पानी है, ये पानी आपको यहाँ देख के समझ में आएगा कि ऊपर जो है वो अनकन्फाइंड हॉरिजॉन्टल फ्रैक्चर हैं, बट नीचे कन्फाइंड फ्रैक्चर्स हैं जो पानी को ऐसे नीचे डालते हैं। तो नीचे बहुत पानी है, रिचार्ज हो गया। हमने यहाँ 5 किलोमीटर का पानी रोक के इधर से लेके आते हैं। देखो वो देख रहे हैं ना डाइवर्जन, तो ये रिचार्ज टैंक है। उस ज़माने में जब हमने काम शुरू किया तब हमारे इलाके की बूढ़ी औरतें और आदमी गीत गाते थे, बादल तो आते हैं हर साल मेरे गांव में, पर बरसते नहीं हैं वो, रूठ कर चले जाते हैं कहाँ हम नहीं जानते। जिस दिन से बादलों ने रूठना शुरू किया, मेरा बेटा और बेटे की बहू भी रूठ कर दिल्ली चले गए। अब ना मेरे कुएं में पानी है, ना मेरे खेत में हरियाली है, तो मेरे बुढ़ापे में घर में खुशहाली कहाँ। ये सब दुख भरे गीत उस ज़माने में गाए जाते थे। क्यों गाए जाते थे कि माइनिंग के कारण ये जो बादल हैं, ये देख रहे हो, ये सब ऊपर उठ जाते थे और बरसते नहीं थे। फिर हमने क्या किया कि जहाँ ये जंगल था उसके किनारे किनारे जोहड़, तालाब, बांध बनाने शुरू किए। तो बारिश तो होती नहीं थी उस ज़माने में, बारिश तो सब चली जाती थी। तो फिर जो जंगल में बारिश हो रही है यहाँ पर, उसको डाइवर्ट करके हमने अपनी वाटर बॉडीज को भर लिया। समझ में आई? जब हमारी वाटर बॉडीज भर गई, फिर वहाँ पर माइक्रो क्लाउड फॉर्मेशन शुरू हुआ, छोटे बादल बनने लगे। ये जो छोटे बादल हैं, इन्होंने बड़े बादल बुलाए। ये जो अरेबियन सी से आने वाले बड़े बादल हैं, वो हमारे छोटे बादलों में मिल रहे हैं और आके हमारे यहाँ बरसने लगे। तो ये जो अभी बारिश हो रही है और आपने पूरे इलाके में खेती देखी है, उसका कारण ये है कि जो रेड हीट है अब वो धरती पे नहीं आती, अब ऊपर चली जाती है और धरती पर केवल हरियाली और येलो हीट आती है। उसके कारण अब खेती होने लगी। यानी कि ये पूरा समय आपको 80 के दशक से लेके 2000 के मतलब यानी कि 20 से 30 सालों के बीच का इसमें समय लगा। जैसे अभी आपको मैंने हमीरपुर दिखाया था, ये साबी नदी में गढ़बसी गांव का नक्शा है। ये पूरा सरिस्का टाइगर प्रोजेक्ट है। इस सरिस्का टाइगर प्रोजेक्ट में एक भी टाइगर नहीं बचा था क्योंकि पानी नहीं था, पोचर आके उसको ले लेते थे। हमने ये जो सारे लाल निशान लगे हुए हैं, ये सारे लाल निशान, ये 294 वाटर बॉडी सरिस्का के बफर में, कोर में बनाई। उसके कारण अब इनके पास खूब पानी है और एक तरह से ये इलाका पानीदार हो गया। देख रहे हैं कितनी डेंसिटी से ये बने हैं। टाइगर की पॉपुलेशन भी अब 33 हो गई, अब तो और भी ज़्यादा हो गई। तो ये जो गांव आप देख रहे हैं, ये हमीरपुर, ग्राम भावता, सूरतगढ़, ये सब राजस्थान के ही गांव हैं। ये गोपालपुरा। तो ऐसे हमने करीब करीब 2000 से ज़्यादा गांवों को, यहाँ बिल्कुल पानी नहीं था, उनको पानीदार बनाए। पानी है तो ठीक है ना, पानी नहीं हो तो फिर कितनी दूर जाना पड़ता है। ये जो ज़मीन है ना, इसके बराबर लेवल पानी का। डॉक्टर साहब, हमने राजस्थान में जितना आपका काम था वो तो सब देख लिया, मगर यूपी के जिस गांव से आपने शुरुआत की थी, वो गांव का क्या हाल है? मेरे गांव का नाम है डोला, जिला बागपत। वो गांव बेपानी था 2000 से लेके 2009 तक। उससे पहले उस गांव में बाढ़ आती थी। तो मैंने अपने बचपन में उस गांव में बाढ़ देखी थी। मैंने अपनी तरुणाई में, जवानी में उसमें सुखाड़ देखा। अभी वो हरा भरा गांव है, खूब पानी है, क्योंकि उस गांव में 17 तालाब थे। उन तालाबों को रिजुनेट किया और उसने वहाँ के अंडरग्राउंड एक्यूफर को रिचार्ज किया, तो कुओं में पानी आ गया। तो अभी वहाँ अच्छी खेती होती है और लोग खुशहाल हैं खूब। मैंने कई बार मना किया था गन्ना ज़्यादा मत बो, लेकिन उनको गन्ने से बहुत प्यार है मेरे गांव वालों को। मेरा छोटा भाई भी बहुत गन्ना बोता है, लेकिन मैं क्या करूं, मैं तो चाहता हूं कि वहाँ ऐसी फसलें हों जिसमें धरती से ज़्यादा पानी ना निकालना पड़े,
लेकिन वो यूपी है और यूपी का भी पश्चिमी यूपी है, तो उनको ज़रा समझाना थोड़ा कठिन काम होता है। कभी आपको वापस लौटने का मन नहीं किया उत्तर प्रदेश? नहीं, मेरी रूट्स के साथ बहुत गहरा रिश्ता है। मेरा हमेशा मन करता है कि मैं वहाँ जाऊँ, मैं वहाँ जाके, लेकिन मैं जो काम कर रहा हूँ इस वक्त पूरी दुनिया में ड्राउट एंड फ्लड फ्री का, वो मैं डोला में बैठ के नहीं कर सकता। उसके लिए तो मुझे हमेशा मूव रहना पड़ता है। पर डोला मेरी जन्मभूमि है, डोला का मेरे ऊपर पूरा अधिकार है, डोला को मैं छोड़ने वाला तो नहीं हूँ। लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि यहाँ से मैं थोड़ा ज़्यादा काम कर सकता हूँ देश में, दुनिया में, इसलिए मैं यहाँ रहता हूँ। यहाँ भी मैं गांव में ही रहता हूँ, यहाँ भी मैं कोई शहर में नहीं रहता। शहर में मेरा घर है, मैं रह सकता हूँ शहर में, लेकिन नहीं रहता। मुझे गांव पसंद है, गांव में ही रहता हूँ, खेती करता हूँ यहाँ अभी भी। जब भी मुझे समय मिलता है, आधा दिन, एक दिन, तो मैं यहाँ आके आश्रम की खेती करता हूँ। बुआई से लेके, कटाई से लेके सारे काम जो मैं मदद कर सकता हूँ करता हूँ, जो सिखा सकता हूँ सिखाता हूँ। मैंने यहाँ जब से मैं आया हूँ सजीव खेती की है, और मेरा मन था कि डोला में भी सजीव खेती हो, लेकिन वहाँ ज़रा लोग सुनते कम हैं। मगर वो कहते हैं ना, जननी जन्मभूमि स्वर्गादि अपि च गरीयसी, स्वर्ग से भी सुंदर लगती है अपनी जन्मभूमि तो हर किसी को, तो वो तो ये तो निश्चित ही उसको है, नहीं टाला जा सकता। निश्चित ही है। देखो, जन्मभूमि तो सचमुच ही स्वर्ग से भी ज़्यादा प्रिय होती है। और जहाँ आपका जन्म हुआ, वो मिट्टी, वो हवा, वहाँ का पानी, उस सब का आपके ऊपर बहुत ऋण रहता है, आजीवन ऋण रहता है। और उस ऋण को चुकाना हर इंसान का फ़र्ज़ होता है। इसलिए मैं हमेशा ऐसे ही सोचता हूँ कि जिस मिट्टी ने, जिस धरती ने मुझे जन्म दिया, वो मेरी धरती, उस धरती के लिए मैं कुछ ज़्यादा कर सकूं, करने की कोशिश करता हूं। वहाँ के कुछ नौजवानों को मैंने इस तरह के कामों के लिए तैयार किया, और वो कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। इसलिए ये जो अपनी धरती के प्रति जो प्यार होता है, लगाव होता है, वो तो सदैव बना रहता है। पर मेरे जैसा इंसान, उसके लिए केवल डोला तो अपनी धरती नहीं है, उसके लिए तो भारत भी अपनी धरती है, वसुधैव कुटुंबकम, वो पूरी दुनिया अपनी धरती है। तो ये जो धरती का रिश्ता है, वो तो फिर व्यापक हो जाता है ना, बड़ा हो जाता है। बिल्कुल। अच्छा, आपने उत्तर प्रदेश के युवाओं की बात की कि आपने वहाँ पर युवाओं को काम सिखाया। आप युवाओं को ऐसा क्या बताना चाहेंगे, अगर उत्तर प्रदेश के युवा इस चीज़ को देख रहे हो, तो कि क्या करें कि आने वाले 10 से 12 सालों बाद जब वो याद करें नदियों को, तो उसका स्वरूप बिल्कुल बदला हुआ नजर आए, आज से ही वो काम शुरू कर दें? उत्तर प्रदेश के युवाओं को यदि अपना भविष्य सुखी, समृद्ध और शांति में रखना है, तो फिर इस प्रकृति के साथ, धरती के साथ जो रिश्ते हैं, उन रिश्तों को बदलना होगा। उन रिश्तों में प्रकृति के प्रति प्यार बढ़ाना होगा। ना केवल यूपी बल्कि पूरी दुनिया के युवाओं को ये समझना होगा कि हम इस प्रकृति से जितना लेते हैं, अपनी मेहनत से, अपने पसीने से उसको वापस दें, तो फिर इस प्रकृति का जो आशीर्वाद है, जो प्यार है, वो हमें मिलेगा और हम फिर अपने आनंद से जिएंगे। देखो, मुझे तो 51वां साल चल रहा है सामाजिक काम करते हुए, लेकिन मुझे कभी ये नहीं लगता कि हमने कुछ बहुत बड़ा काम कर लिया। हमें हमेशा ये लगता है कि यार, हमने जो काम किया और ज़्यादा बड़ा कर सकते हैं, और प्रकृति के साथ और ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं। तो ये जो प्रकृति के साथ प्यार के रिश्ते हैं, वो प्यार के रिश्ते सम्मान बढ़ाते हैं प्रकृति के प्रति, और वो सम्मान जब आपके मन में बढ़ जाता है, तो फिर प्रकृति आपको प्यार करने लगती है। और फिर आपके मन में, मस्तिष्क में, हृदय में कभी स्ट्रेस नहीं होता। मुझे कभी स्ट्रेस नहीं हुआ, आज तक नहीं हुआ। अपने रिश्तों की बात की, प्रकृति के साथ रिश्तों की, मगर हम सामाजिक संरचना को अगर देखें, हमारे भारत की या खासकर उत्तर प्रदेश की अगर सामाजिक संरचना को देखें, तो नदियाँ हमेशा से वहाँ सिर्फ पानी का स्रोत एक नहीं, उसके रूप में नहीं देखी गई, बल्कि वो हमेशा से सभ्यता की रीढ़ की तरह बही नदियाँ उत्तर प्रदेश में। चाहे आप गंगा को देख लीजिए, चाहे आप यमुना को देख लीजिए, नदियों के किनारे पे जो मेले लगने की सभ्यता थी, क्या वो रिश्ता इन साल दर साल टूटता आया, उसकी वजह से ये सब देखने को मिल रहा है, या वजह कुछ और है? देखिए, उत्तर प्रदेश गंगा और यमुना तहजीब का
केंद्र था। गंगा जमुना संस्कृति और सभ्यता दुनिया में जानी जाती है, मानी जाती है, और गंगा ने और यमुना ने इस देश को सभ्यता दी, संस्कृति दी। गंगा के साथ हमारे जो रिश्ते हैं वो केवल एक नदी के रिश्ते नहीं हैं, उसके साथ हमारे आध्यात्मिक, सांस्कृतिक, प्राकृतिक जो गहराई के रिश्ते हैं वो हैं। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि गंगा और यमुना केवल नदी नहीं है, वो तो एक भारत के अध्यात्म की धारा है, और उस अध्यात्म में विलक्षण प्रदूषण नाशनी शक्ति वाला गंगत्व अमृत बहता था, अब नहीं है। क्योंकि जब आप अपनी संस्कृति और सभ्यता को नदियों के साथ जोड़कर नहीं देखते और कुछ अपने इकोनॉमिक फ्लो, अपने इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर में ज़्यादा मूव करने लगते हैं, तो फिर ये जो नदियों की सभ्यता और संस्कृति का असर है वो हमारे जीवन पे घटने लगता है। यूपी में वही हुआ। यूपी में जैसे जैसे शिक्षा बढ़ी और जैसे जैसे लोग इस आधुनिक शिक्षा से शिक्षित हुए, वैसे वैसे हमारे प्राकृतिक रिश्ते टूटते गए, और जो भारतीय आस्था, जिस भारतीय आस्था के कारण दुनिया का गुरु था भारत, जो दुनिया को सिखाने के लायक था, वो भारत वैसी समझ वाला, वैसी ज्ञान वाला, वैसा सिखाने वाला नहीं बचा। इसलिए यदि हम सचमुच ये समझने की कोशिश करें कि नदियाँ हमें बहुत कुछ सिखाती हैं, नदियाँ हमें सब कुछ देती हैं, हमारी सेहत नदियों से मिलती है। यदि नदियाँ बीमार होंगी तो हम सेहतमंद नहीं रह सकते, हम ठीक नहीं रह सकते। तो यदि हमें ठीक रहना है तो फिर अपनी नदियों को ठीक रखना होगा, और ये नदियों को ठीक रखना केवल सरकार का काम नहीं होता, सरकार का, समाज का, संतों का, सबका काम होता है। नदी, राज, समाज, महाजन सबकी साझी होती है। इसलिए नदी के काम को केवल किसी सरकार के ऊपर डाल के अलग हो जाए, ऐसा नहीं होता। नदी का काम साझा है, सबको अपनी जिम्मेदारी समझनी पड़ेगी। पुराने ज़माने में हमारे नदियों का जो प्रबंधन था वो, जब कभी राजा और प्रजा लालची हो जाती थी तो जो संत था वो बीच में दंड लेकर खड़ा हो जाता था, और वो जो संत था वो प्रकृति के रक्षण, संरक्षण और पोषण के कामों में खड़ा होकर अपनी भूमिका निभाता था। लेकिन आजकल वो छूट गया। आजकल जो जिन्हें आप संत कहने को तैयार हैं वो सचमुच संत नहीं बचे। आजकल वो हमारे नेताओं की धोती पकड़े हुए पीछे पीछे घूमते रहते हैं। तो फिर कैसे कहें कि संत अब हमारी नदियों का प्रबंधन का संचालन करेंगे? सबसे ज़्यादा तो गंदी हमारे संत ही कर रहे हैं। उनके आश्रमों का सबका गंदा पानी हमारी गंगा में, यमुना में, सब में आ रहा है। इसलिए यदि भारत को दोबारा से विश्व गुरु बनना है तो फिर अपने भगवान को पहचानना होगा, समझना होगा। और हमारा भगवान है भय से भूमि, गय से गगन, वे से वायु, अ से अग्नि और न से नील, भय गे वे अ ने पंच महाभूत। जब तक हम इस भगवान को जानते, पहचानते और मानते थे, तब तक हम दुनिया को सिखाने के लायक दुनिया के गुरु थे। अब हमारा भगवान वो नहीं बचा। अब हमारा भगवान कहीं और रहता है, ताले में बंद रहता है, एक पुजारी उसको बंद करके चला जाता है। अब वो भगवान हो गया। पहले भगवान हमारे हृदय में रहता था, आत्मा में रहता था, हमारे मन मस्तिष्क को सदैव अपने साथ जोड़ के रखता था, और वो था पंच महाभूत। ये जो पंच महाभूत हैं ये हमारी सृष्टि को बनाते और चलाते हैं। इसीलिए सृष्टि को बनाने वाले और चलाने वाले का नाम हमने भगवान रखा। साल दर साल आपको कहाँ लगता है कि कहाँ ये रिश्ता पीछे छूट गया है? क्योंकि पहले हम जिस भगवान को मानते थे और आज जिस भगवान की परिभाषा है वो प्रकृति से अलग हटके कब मंदिरों में पहुंच गई ये पता ही नहीं चला किसी को। वापस कैसे जोड़ा जाए इसे? बहुत ज़रूरी है वो जोड़ना। यदि वो नहीं जुड़ेगी तो हम फिर उस अपने रास्ते पर नहीं जा सकते। वो उस रास्ते, इसको ये समझना ज़रूरी है कि ये टूटी कब से, क्यों टूटी। देखो, जब भारत में
प्रकृति और संस्कृति का एक आध्यात्मिक समग्र रिश्ता था, तब भारत की जीडीपी 32% थी। पूरी दुनिया की जीडीपी भारत के पास 32% थी। और कोई बहुत पुरानी हिस्ट्री नहीं, कुल 250, 300, 230 साल पुरानी बात है। जब से वो रिश्ता टूटा, हमारा प्रकृति के साथ रिश्ता टूटा, हमारी जीडीपी अब कितनी बची है आप जानते हैं, मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं। इसलिए मेरा कहना ये है कि हम जिस कला में दुनिया को सिखाने के लायक दुनिया के गुरु थे, उस कला को पहचान लेना चाहिए। और वो कला है हमारी प्रकृति और संस्कृति का योग। प्रकृति और संस्कृति के योग से किसने तोड़ा? हमें तोड़ा हमारी शिक्षा ने। हमारी शिक्षा जैसे जैसे बढ़ती गई, हम सेल्फिश होते गए। जो जितना ज़्यादा शिक्षित हो जाता है, वो केवल अपने कैरियर के बारे में, अपनी पर्सनालिटी के बारे में, अपने निजी साधनों के बारे में सोचने लगता है। तो जो हमारी शिक्षा है वो हमें हमारे कैरियर पर लेके जाती है। हमारा कैरियर, हमारी पर्सनालिटी, हमें निजी बनाती है। लेकिन भारत में जब तक विद्या थी तब तक ये निजित्व नहीं था, समूहित था, सामुदायिकता थी, सामुदायिक हित था। हम सबके साझे के लिए, सबके भविष्य के लिए समान रूप से सोचते और जानते और करते थे। लेकिन जैसे जैसे हमारी शिक्षा बढ़ी, हमारा वो रिश्ता टूट गया, जीवन की विद्या से रिश्ता टूट गया। अब हम जीवन की विद्या नहीं जी रहे हैं। अब हमारे जीवन को चलाने वाला जो अर्थ है, आर्थिक ढांचा है, हम उसके पीछे लग्गू हो गए। अब हम अपने केवल अर्थ को ढूंढते रहते हैं, पैसे को ढूंढते रहते हैं। तो जब हम पैसा ढूंढते हैं, तब फिर हमारे जीवन की जो गहराई है वो उथली हो जाती है। और जीवन की गहराई जब उथली हो जाती है, फिर आप प्रकृति के साथ, नदी के साथ, पेड़ पौधों के साथ, जीव जंतुओं के साथ, समुद्र के साथ आपके वो रिश्ते नहीं रह सकते। उन रिश्तों को रखने के लिए तो हमारी जो जीवन विद्या है वो हमें मजबूत करती है। और वो जीवन विद्या हमारे अध्यात्म से आती है, अंदर से आती है, यहाँ से नहीं आती। यहाँ से तो शिक्षा आती है। हमारे मस्तिष्क को बहुत तेज बनाने का काम शिक्षा से होता है। हमारी आत्मा को गहरा करने का काम विद्या से होता है। तो जो विद्या है वो सबके साझे भविष्य के लिए सबको शुभ के रास्ते पे चलाती है। जो शिक्षा है वो मुझे निजी के रास्ते पे चलाती है। तो तय करना पड़ेगा कि हमारा जो जीवन है वो निजित्व है कि सामूहिक है। तो जब हम केवल अपने निजी हित में जाते हैं, तब हमें पेड़ों की परवाह नहीं रहती, तब हमें गंगा की परवाह नहीं रहती। फिर गंगा हमारे लिए एक नदी बन जाती है, माँ नहीं रहती। यमुना का भी वही हाल होता है, हिंडन का भी वही हाल होता है, ये सब नदियाँ, फिर गोमती का भी वही हाल होता है। सब नदियों का हाल वही होता है, तालाबों का हाल वही होता है। नदियों को पोषित करने वाले उत्तर प्रदेश के तालाब अब डंप बन गए। और सरकार ने अमृत सरोवर, पता नहीं क्या क्या अच्छी योजनाएं, अच्छे नाम दिए, लेकिन वो भी जब तक उनमें काम चलता है तब तक वो अच्छे दिखते हैं। लेकिन जैसे ही काम बंद होता है वैसे ही उनका स्वरूप बिगड़ जाता है, बदल जाता है, वो काम के नहीं रहते। इसलिए हमें इस स्वरूप को ठीक करना है, तो फिर हमारी जो जीवन विद्या है प्रकृति के साथ जोड़ने की है। यानी कि हमें सबसे पहले जो अहम की भावना है उसका त्याग करना होगा अगर हमें रिश्ता वापस जोड़ना है तो। अहम को सामूहिकता में बदलना होगा। अच्छा, आपने गंगा, गोमती, यमुना की बात की। कहाँ आपको इन सब में सुधार की संभावनाएं नज़र आती हैं? इनमें बहुत संभावनाएं हैं सुधार की। वर्तमान सरकार ने कई नदियों में कोशिश की है ठीक करने की। उत्तर प्रदेश सरकार ने नदियों के लिए काफ़ी अच्छा बजट, बड़े काम, और नदियों पर थोड़ा ध्यान भी दिया कि अच्छी नदियाँ हो जाएं। लेकिन नदियों को नदी बनाने का काम थोड़ा गहराई से करना होगा। यानी कि सरकार के साथ साथ समाज को भी आगे आना होगा। जब वो और सरकार मिलकर एक तरह से काम करेंगे तभी ये सब सही हो सकता है।
उसके बिना ये सब मुमकिन नहीं है। अच्छा, राज्य सरकार की आपने कई सारी परियोजनाओं की बात की, क्या लगता है इसमें कहाँ और सुधार की संभावनाएं नज़र आती हैं आपको? इसमें ना इन लोगों के शिक्षण और प्रशिक्षण की भी ज़रूरत है। हमारी उत्तर प्रदेश सरकार ने बड़ा बजट दे दिया, लेकिन उनका ओरिएंटेशन नहीं किया, उनका उन्मुखीकरण नहीं किया। जो काम उनको करना है उस काम के प्रति जो एक लगाव है, जो एक समझ है, जो उनकी कुशलता दक्षता बढ़ाने का काम है, और उस काम के प्रति जो जिम्मेदारी और उत्तरदायित्व का एहसास और आभास है, वो नहीं किया। यदि वो कर देते तो काम बन जाता। ये प्रोजेक्ट, अरे अमृत सरोवर कितना अच्छा काम था, तालाबों का पुनर्जीवन का काम कितना अच्छा था। तालाब ठीक होते तो नदियों में प्रवाह आ जाता, नदियाँ बहने लगती। पानी का काम जो है वो सामुदायिक विकेंद्रित जल प्रबंधन का काम है। इसलिए मेरा कहना ये है कि कम से कम पानी के कामों में एक सामुदायिकता होनी चाहिए। और सरकार के पास, यूपी सरकार के पास एक सिस्टम है, पंचायतें हैं, पंचायतों में भी करप्शन है, तो फिर उनकी जो ग्राम सभा है उस ग्राम सभा को जिम्मेदारी देनी चाहिए इससे कम, और उन ग्राम सभा के लोगों को शिक्षित प्रशिक्षित करना चाहिए ऐसे काम करने के लिए। पंचायत और काम कर ले, मैं ये नहीं कह रहा कि सारे काम पंचायत के पानी उसको ले लो, लेकिन पानी का काम जो है वो साझा है, सबके भले का है, सबके स्वास्थ्य के साथ जुड़ा है। इसलिए उस काम को करने के लिए ग्राम सभाओं को जिम्मेदारी देनी चाहिए। यानी कि अब जब ग्राम सभाओं से शुरू करेंगे तभी ये सब बढ़ के शहरों तक पहुंच पाएगा। यस। और मुझे लगता है कि शहर के लोग इस बात को ज़्यादा तवज्जो इसीलिए भी नहीं देते क्योंकि उनके लिए ये सब शायद इतनी बड़ी समस्या उन्हें नज़र ही नहीं आई कभी। क्यों नहीं आई? क्योंकि इस कंट्री में दोहरी नागरिकता है। शहर के लोगों को पानी ऐसे ही मिल जाता है दो पैसे में, और गांव के लोगों को वो टैंकर से लेके आना पड़ता है 1200 रुपये का, 800 रुपये का, 600 रुपये का टैंकर, और इनका शहर के लोगों का 600 रुपये महीने का बिल जाता है पानी का। तो इस देश में गांव जो है ना वो तो उपयोग भोग की वस्तु बन गया है। इस देश में गांव की जो बराबरी है वो टूट गई है। इस देश में गांव का नागरिक और शहर का नागरिक दोनों अलग अलग हो गए हैं। गांव जो है वो भारत है और जो शहर है वो इंडिया है। तो जो इंडिया भारत का जो खेल है वो ठीक नहीं है। भारत का नागरिक भारत हो, हर नागरिक भारतीय है, बराबरी में है। भारत के संविधान में बराबरी जो है वो मौलिक अधिकार है, समता, लेकिन हम उसके प्रति गैर जिम्मेदार हैं। हमें यदि भारत को फिर से ठीक से बनाना है तो भारत के हर नागरिक को प्राकृतिक संसाधनों के प्रति जिम्मेदार बनाना होगा। जब भारत का नागरिक प्राकृतिक संसाधनों के प्रति जिम्मेदार होगा तो भारत समृद्धि के रास्ते पर चल पड़ेगा। फिर ये जो आज का विकास है, विकास का मतलब क्या है? विकास का मतलब है विस्थापन। जो तुम्हारे ज्ञान में प्रकृति की जो आस्था थी, प्रकृति का जो सम्मान था, उसको विस्थापित करना, लोगों को विस्थापित करना, हरियाली को विस्थापित करना। और जब कोई चीज़ विस्थापित होती है तो वो बिगाड़ होता है, बिगड़ती है, और जब कोई चीज़ बिगड़ती है तो वो विनाश के रास्ते पर जाती है। तो जो आज का विकास है विस्थापन, बिगाड़ और विनाश है। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें ऐसा विकास चाहिए जिसमें कुछ भी मरता ना हो, जिसमें कुछ भी नष्ट ना होता हो, और वो है सनातन विकास। सनातन का मतलब होता है सदैव नित्य नूतन निर्माण करना। चरे वेती आदि अनंतहा, चलता रहे, बनता रहे, चलता रहे, और उसका ना कोई आदि हो ना अंत हो। वो जो विकास की प्रक्रिया है, भारत के विकास की प्रक्रिया यही थी, सनातन थी। मैं कहता हूँ चलो सनातन नहीं कहना हो, कुछ लोगों को सनातन शब्द ऐसा लगता है कि ये जैसा केवल हिंदुओं का शब्द है, जबकि मैं तो ये मानता हूँ कि सनातन शब्द तो दुनिया में एक तरह से प्रतिष्ठित शब्द है, गौरव का शब्द है। तो पुनर्जनन कह दो, रिजुनेशन कह दो, लेकिन ये जो विकास है ये नहीं, ये जब तक विकास चलेगा विनाश होगा। हमें अब विकास की जगह
पुनर्जनन की प्रक्रिया चलानी पड़ेगी। तुमने आज सुबह से देखा मेरे साथ घूमते हुए, हाँ। ये कोई विकास के काम थे क्या? ये तो रिजुविनेशन के काम थे। धरती हरी भरी हो गई, नंगी वीरान धरती पर खेती होने लगी, उजड़े हुए गांव जहां पानी नहीं बरसता था वहां पानी बरसने लगा, एक साल में 3 फसलें लेने लगे। ये क्या हुआ? किसी से पैसा लेके आए क्या? कोई बजट लेके आए क्या? और ये कोई एक गांव का उदाहरण तो नहीं है, बिल्कुल। ये 2500 गांवों का उदाहरण है, और जिसमें से 6332 तो डाकुओं ने बंदूकें छोड़ के खेती के काम में लग गए चंबल में, 3 जिलों में, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर। तो ये काम रिजुनेशन का है, ये काम विकास का नहीं है। तो तरुण भारत संघ ने विकास नहीं किया, तरुण भारत संघ ने तो रिजुविनेशन का काम किया। रिजुविनेशन से मुझे याद आया कि अगर उत्तर प्रदेश में हम रिजुविनेशन की अगर बात करें तो ऐसे 3 कदम आप क्या बताना चाहेंगे कि फिर से जो पुनर्विकास आपने राजस्थान में करके दिखाया वो उत्तर प्रदेश में भी नज़र आए? उत्तर प्रदेश में ये पुनर्जनन की प्रक्रिया चलाना सबसे अच्छा और सबसे आसान है। कैसे? बस लोगों का जो सेंटिमेंट है, लोगों का जो मस्तिष्क है, और जो लोगों में जो आपाधापी है केवल अपने बारे में सोचने का, उस व्यवहार को बदलने की जरूरत है। यदि लोगों में ये व्यवहार बदलने लगे और प्रकृति के प्रति, प्राकृतिक संसाधनों के प्रति हमारा नजरिया ठीक हो जाए, तो यूपी में तो सब चीजें रिजुनेट होने के लायक है। वहाँ की मिट्टी, वहाँ की हवा, वहाँ का पानी, वहाँ के पेड़ पौधे, वहाँ की नदियाँ, वहाँ के तालाब, सब कुछ। मैं तो राजस्थान की बात कर रहा हूँ भाई, जहाँ बादल भी रूठ कर चले जाते थे बिना बरसे, हमने वहाँ 23 नदियों को जिंदा किया। तो राजस्थान जैसी जगह पर यदि हम 50 सालों में ये कर पाए, तो भाई उत्तर प्रदेश तो सबसे ज्यादा उपजाऊ उत्तम प्रदेश है। तो हम अपने उत्तम प्रदेश को तो बहुत जल्दी ठीक कर सकते हैं, बट हम उत्तम प्रदेश के लोगों को उत्तम बना सकें, उनके व्यवहारिक सांस्कृतिक बदलाव की जरूरत है। अभी उत्तर प्रदेश बहुत लालची हो गया है, लोभी हो गया है, और वो हर चीज में लालच देखता है। हमारे राजस्थान में जब हमने ये काम शुरू किया तब लोगों में लालच नहीं था। अभी तो यहाँ भी लालच आ रहा है, लेकिन क्योंकि अब यहाँ पैदा होने लगी ना खूब, बिल्कुल, तो जहाँ खूब पैदा होती है वहाँ के लोग लालची हो जाते हैं। मैंने यहाँ देखा ना, हाँ। जब यहाँ पैदा नहीं होती थी, लोग अपना घर बार छोड़ के हमारे साथ फावड़ा उठा के दिन रात काम किया करते थे। अभी उनकी जमीन पैदावार करने लगी, तो अब उनको लगता है अरे क्या मिलेगा इसमें। तो ये जो लालच है, लोभीपन है, ये बदलने की जरूरत है यूपी में, नंबर 1। नंबर 2, यूपी की जो डिजाइन है, हाँ, विकास की, उस विकास के लालच को छोड़कर रिजुविनेशन की फीलिंग डालनी पड़ेगी। क्योंकि यूपी एक तरह से भारत की जो सभ्यता और संस्कृति की बुनियाद है वो यूपी से शुरू होती है। बिल्कुल। तो जो बुनियाद वाली जगह है वहां पर अभी भी बहुत सारे सीड ऑफ होप है, वहां आशा के बीज बहुत है, वहां आशा की किरणें भी बहुत है। लेकिन उन आशा की किरणों को कैसे संयोजन किया जाए, उनका कैसे डिजाइन बनाया जाए कि वो जुड़कर समग्रता से आगे जा सके। और यूपी में अभी भी पुनर्जन्म में विश्वास रखने वाले लोगों की संख्या ज्यादा है, जो ये मानते हैं कि मेरा जन्म दोबारा होना है, हाँ, मेरी आत्मा मरेगी नहीं, मेरी आत्मा अजर अमर है। जो इस विचार में विश्वास रखते हैं वो फिर इस ग्रीडी डेवलपमेंट में नहीं जाएंगे, वो रिजुविनेशन में जाएंगे। और उनको यदि रिजुविनेशन में लेके जाना है तो फिर उनके जो जीवन की विद्या है, जो उनके जीवन का दर्शन है रिजुविनेशन का, उस दर्शन पे लेके आना पड़ेगा। और वो दर्शन अभी भी यूपी में संभव है। नंबर 2 और नंबर 3, हमें ऐसे डिजाइन बनाने पड़ेंगे काम के जिसमें से सनातन तौर पर वो खड़ा रहे, मरे नहीं, बिगड़े नहीं। अभी क्या हो गया है कि ये जो टेक्नोलॉजी आई है, इस टेक्नोलॉजी में जो ऐप आ गया है ना, अब ऐप पर सब कुछ, खाना भी मंगाते हैं, कपड़े भी मंगाते हैं, सब कुछ,
और ऐप पर ऑर्डर देते वक्त हम ये भूल जाते हैं कि ये हमारे जीवन में क्या बदलाव ला रहा है, हमारे सेहत में क्या बदलाव ला रहा है, हमारे सोचने के नज़रिए में ऐप्स ने क्या बदलाव कर दिया, क्या नुकसान कर दिया, ये हम ध्यान नहीं देते। इसके परिणाम जो आने वाले समय में होंगे वो और भी खतरनाक होंगे, घातक होंगे। ये जो AI आया है, ये जो ऐप आ रहे हैं हर दिन, ये जो सब चल रहा है ना, ये यूपी में बहुत तेज़ी से आ रहा है, बहुत तेज़ी से आगे मूव कर रहा है। और उसकी ऐप की तेज़ी, डिजिटल लाइफ की तेज़ी ने वहाँ के युवाओं को बिल्कुल वो कर दिया है, नशेड़ी बना दिया है। नशेड़ी समझते हो? युवाओं के मन में नशा पैदा कर दिया है डिजिटल का। तो उस नशे को थोड़ा हटाने के लिए हमारी सरकारें कोशिश नहीं कर रही। हमारी सरकारें हर बार कहती है कि हम तकनीक लाएंगे, इंजीनियरिंग लाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। अरे भाई, तकनीक ले आओ, साइंस भी ले आओ, सब कुछ ले आओ, लेकिन ऐसी तो मत लाओ जिससे ये आदमी भी मशीन बन जाए। अब तो तुम आदमी को भी मशीन बना रहे हो। जब से AI आया है, इसने हमारी भाषा के शब्दों का जो शब्दकोश था उसको घटा दिया। अब हमारे दिमाग में जो जिन शब्दों को हम अपने जीवन में नित्य प्रति उपयोग करते थे, वो शब्दकोश ही खत्म होता जा रहा है। तो जरा ये जो संकट हैं, इन संकटों को समझना और समझ के इनके समाधान ढूंढना वो बहुत ज़रूरी है। मैं अंत में इतना कहना चाहूँगा कि यूपी बहुत पोटेंशियल स्टेट है। अब पोटेंशियल इसलिए कि वहाँ का युवा, जब हम दुनिया में देखते हैं तो किसी भी देश में चले जाए ना, पहले पंजाब के मिलते थे, अभी यूपी के सबसे ज़्यादा मिलते हैं। हाँ। आपको यूरोप के किसी देश में देख लीजिए, अमेरिका में देख लीजिए, सब जगह कहीं ना कहीं आपके बल्कि पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोग बहुत जा रहे हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोग भी बहुत जा रहे हैं, पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोग ज़्यादातर ड्राइविंग करने जा रहे हैं, कनाडा में, इसमें उसमें। लेकिन पूर्वी उत्तर प्रदेश के बहुत सारे डॉक्टर, इंजीनियर, ये सब आपको पूरी दुनिया में जहाँ तहाँ मिल जाएंगे। पर भाई, वो अपने लिए, अपने देश के लिए, अपनी आत्मा के लिए क्या कर रहे हैं? उनके नौकर बन के काम कर रहे हैं ना। थोड़ा पैसा मिल जाता है, थोड़ा पैसा घर भेज देते हैं, थोड़ा ज़्यादा पैसा मिल जाता है वहाँ जाके, लेकिन वो अपनी आत्मा के पोषण के लिए, अपनी आत्मा को नरिश करने के लिए क्या कर रहे हैं? ये जरा हमारे युवाओं को इस वक्त सोचने की ज़रूरत है। और यदि यूपी को और यूपी के युवा को स्वस्थ रहना है, समृद्ध रहना है, और उसके अंदर की जो पीस और पैशन है उसको यदि बढ़ाना है, पीस एंड पैशन, तो फिर उसको ये सोचना पड़ेगा कि हम कौन सी टेक्नोलॉजी को अपने सहायक के तौर पे काम में ले लें, उसको अपने सिर पर ना बैठाएं। तकनीक और इंजीनियरिंग और मशीन को जब हम अपने सिर पर बैठा लेते हैं, तब वो फिर हमारे काम की नहीं रहती। तो हम कैसे तकनीक को, मशीन को अपने अंडर में रखें, अपने सहायक की तरह से काम ले ले। भाई, तुमने चश्मा लगाया तो चश्मे की जरूरत है ना, मदद कर रहा है ना वो, तुम्हारे मस्तिष्क को तो नहीं बेच के खा रहा नहीं। लेकिन अभी जो टेक्नोलॉजी आ गई है वो तो सब कुछ बेच के खा रही है। तो इसलिए जो अभी नई तकनीक आ रही है, उससे यूपी के युवाओं को थोड़ा सचेत करना, थोड़ा बचाना बहुत ज़रूरी है। और बचा के फिर यूपी की मिट्टी, यूपी का पानी, यूपी की हवा, यूपी का जो भी कुछ, मैं तो जब भी यूपी में जाता हूँ, और यहाँ भी जो तुम देखोगे, मैंने कभी कोई केमिकल फर्टिलाइजर कभी किसी खेत में उपयोग नहीं किया। मैं कहता हूँ हर घर में बने गोबर की खाद। मेरे गोबर की खाद देखो मैंने कितनी बनाई है। पिछले साल 120 ट्रॉली बनाई थी, अब के कम से कम भी 500 ट्रॉली बनाऊंगा। सब पेड़ पौधे, घास सब इकट्ठा, और मेरी गायों का जो गोबर है उसमें मिला के खाद बनाता हूँ। हर घर में बने गोबर की खाद, हर घर रखे अपना बीज। खेत की माटी रोके खेत, खेत का पानी खेत, खेत का पानी खेत। और हर महीने हो ग्राम सभा, गांव की माटी और गांव के हाथ में गांव की चोटी। चोटी का मतलब गांव के जितने भी निर्णय है ना, हाँ, वो ग्राम सभा में हो। हर अमावस्या को आपस में थोड़े बहुत लड़ाई झगड़े हों तो उनके फैसले भी हो जाए।
कुछ अच्छा करने की प्लान करनी है, डिजाइन करना है, उसका फैसला भी ग्राम सभा में हो जाए। तो गांव की माटी, ग्राम सभा में गांव की चोटी। तो जिस दिन हम गांव की माटी को गांव में रोक के हर घर में गोबर की खाद बनाएं, हर घर में रखें अपना बीज, फिर हम किसी के अधीन नहीं रह सकते। उत्तर प्रदेश में अपनी माटी में, अपने पानी में वो शक्ति है कि वो सक्षम और समृद्ध राज्य बन सकता है। और वहाँ का युवा को सक्षम और समृद्ध बनने के लिए, स्वस्थ रहने के लिए अपने मन में संकल्प करने होंगे। और उस संकल्प में प्रकृति में व्यवहार, प्रकृति के प्रति आस्था और श्रद्धा, और फिर हाथ से काम। हमारा हेड, हमारा हार्ट और हमारा हैंड, ये समग्रता से काम करने लगे। अभी क्या हो रहा है युवाओं के मन में, दिमाग बहुत तेजी से जा रहा है, बहुत तेज चल रहा है, बहुत तेज, लेकिन ये जो दिल है ये छोटा होता जा रहा है, सकड़ा हो रहा है। और ये जो हाथ है, ये इसका रिश्ता दिल के साथ नहीं है, इसका रिश्ता इसके साथ है। ये जितना तेज दौड़ता है उतना तेज हाथ दौड़ता है डिजिटल पर। लेकिन ऐसे नहीं चलती है जीवन। जीवन चलता है जब हेड, हार्ट एंड हैंड समग्रता से काम करते हैं। तो यूपी के मेरे नौजवान दोस्तों, भारत के नौजवान दोस्तों, दुनिया के नौजवान दोस्तों, यदि आप अपना भविष्य सुखी, समृद्ध और शांति से जीना चाहते हो तो जरा प्रकृति के साथ रिश्तों को गहरा कर लो। प्रकृति के साथ अपने रिश्तों को दोबारा से बना लो। प्रकृति के साथ रिश्ते बनेंगे तो हम अपनी समृद्धि के रास्ते पे आगे बढ़ेंगे। मुझे तो यही लगता है कि आपने जिस बात का जिक्र किया कि एआई आने के बाद युवा और अब स्लो होता जा रहा है, उसको हर चीज़ अपने हाथों में चाहिए। आजकल तो 10 मिनट डिलीवरी ऐप्स आ चुके हैं शहरों में। आप ऑर्डर करेंगे 10 मिनट में आपके यहाँ पर आपने जो ऑर्डर किया वो तुरंत आपके सामने हाजिर है, आपके दरवाजे के सामने। मगर आपने जो पूरा रिजुविनेशन का प्रोसेस किया उसमें तो कई दशक लग गए। जब मैं आपकी वहाँ कहानी देख रहा था, आपने दिखाया कि किस तरह से आपने 80 के दशक में छोटे छोटे जोहड़ बनाना शुरू किए, फिर उसके बाद 90 के दशक में धीरे धीरे वहाँ पर बादल आए। पहले छोटे बादल आए, फिर 2000 के दशक में जब बड़े बादल आए तब जाके वो पूरी प्रोसेस हुई, तब जाके रिजुविनेशन हुआ और तब जाके वो हरियाली आई। तो इसमें तो मुझे लगता है कि 3 दशक लग गए करीब। 3 दशक तक कैसे आपने भरोसा कायम रखा कि नहीं कोई बदलाव नज़र आएगा, और आपने हार नहीं मानी? मुझे ना हर दिन नया उत्साह आता था और मुझे लगता था अरे आज देखो हमारा एक तालाब का काम पूरा हो गया। अब के जब बारिश होगी तो इस तालाब से हमारे नीचे के 20 कुओं में पानी आ जाएगा। और तो 20 युवा गांव छोड़ के भाग गए शहर, जिनके पास रोजगार नहीं था वो आके खेती करने लगेंगे। ये जो सेंस थी, इस सेंस ने मेरी ऊर्जा को बना के रखा और मेरे दिल और दिमाग को ठीक रखा। मुझे कभी ऐसा लगा ही नहीं कि मैं इंतज़ार कर रहा हूँ, कभी नहीं लगा। मुझे हर दिन लगता था कि देखो यार आज तो ये काम पूरा हुआ, कल ये करना है। और काम में आनंद आता था, आनंद। तो वो जो आनंद है ना जीवन का, जब आप काम में लग जाते हैं, काम में से आनंद लेने लगते हैं, फिर आपको इंतज़ार नहीं करना पड़ता। फिर जो है काम इंतज़ार करता है कि कब जल्दी पूरा हो जाऊं। आदमी को इंतज़ार करने की जरूरत नहीं होती, काम को इंतज़ार करता है, यार मुझे जल्दी पूरा होना है। इसलिए वो मैं जानता हूँ कि जब मैंने गोपालपुरा में पहला तालाब बनाया था, खुद अपने पसीने से, अपनी मेहनत से बनाया था। 1 साल तक 8-10 घंटे से लेके 12-14 घंटे काम करता था। वो राजेंद्र जो जयपुर में डॉक्टर था, वो राजेंद्र जो सरकार में प्रोजेक्ट ऑफिसर था, वो गोपालपुरा गांव में आके फावड़े पर 10 घंटे से लेके 14 घंटे काम करता था। तो उसने जो ऊर्जा दी, उसने जो शक्ति दी, उस शक्ति ने कभी ऐसा क्षण जीवन में दिया ही नहीं जिसमें मुझे इंतज़ार करना पड़ा हो। मगर ये जो पूरा इतना दौर था आपका, अगर ऐसा ही हम एक
रिजुविनेशन का काम कहीं और शुरू करना चाहें तो आज के समय में लोगों को रोज़गार सबसे बड़ा एक मुद्दा है। हाँ, तो कैसे उनको वापस लौटाया जा सकता है कि वो जल भी अपना सहेजें और रोज़गार भी उसी के ज़रिए चलता रहे? क्या ये जो रिजुविनेशन की प्रोसेस है इसको कहीं ना कहीं रोज़गार और आजीविका से भी जोड़ा जा सकता है गाँवों में? नहीं, वो तो रोजगार और आजीविका से जुड़ा ही है। हम्म। आजीविका और रोजगार के बिना तो वो संभव ही नहीं। देखो, तुम देखो, मैंने क्या किया। जब 1991-92 में पूरी अरावली की खदानें बंद हुई तो बहुत लोग बेरोजगार हो गए। तो मैंने सबको पानी के काम में तैयार करके, जहाँ जहाँ लोग तैयार थे, वहाँ वहाँ जाके उनको तैयार करके पानी के काम में लगा दिया। और तो जो लोग सिलिकोसिस और बहुत सारी बीमारियों से खानों में बीमार होते थे, वो सब छोड़ के अपनी खेती करके किसान बन गए। रिवर्स माइग्रेशन हो गया, और रिवर्स माइग्रेशन ने रिजुविनेशन कर दिया, और रिजुविनेशन से पीस एंड प्रॉस्पेरिटी आ गई, शांति और समृद्धि आ गई, और युवाओं को आनंद आने लगा। मैंने कभी कोई प्रचार प्रसार नहीं किया कि भैया तुम आ जाओ। लोग अपने आप ढूंढ ढूंढ के आने लगे। इंजीनियर से लेके सब तरह के लोग आए, सब इंजीनियर, आर्किटेक्ट, सब साइंटिस्ट, एनवायरमेंटलिस्ट, इकोलॉजिस्ट, और सबने इस काम को अपना काम, अपने दिल के करीब का काम माना। तो ये जो काम है ना रिजुविनेशन का, ये भौतिक नहीं है, ये सांस्कृतिक और आध्यात्मिक है। और सांस्कृतिक और आध्यात्मिक काम जो होता है ना, माफ करना मैं शब्द बोल रहा हूँ, सनातन होता है। जिसका ना आदि है ना अंत है। जिसका ना आदि है ना अंत है। तो इस काम को मैं जब अपने इस काम को देखता हूँ तो मुझे लगता है कि भाई ये तो भगवान जी ने करवाया हमसे, हमें तो पता ही नहीं था। अच्छा, जब भी जल संरक्षण की बात आती है, नदियों को सहेजने की बात आती है, तो सबसे एक आसान तरीका होता है कि सबसे पहली उंगली उठाई जाए वो सरकार की तरफ उठाई जाए। क्या ये जो सब पूरा बदलाव है ये नीति से आएगा या नियत से? आपको क्या लगता है? ये नियत से आएगा, नीतियों से नहीं आता है। नीतियाँ जो हैं, जब नीयत हमारी साफ होती है, उस नीयत से किए हुए काम के अनुभव के आधार पर जब नीति बनती है, तब वो नीति लागू होती है, चलती है, और लोग उसको अपनाते हैं। और आजकल क्या है, नीति कागजों में लिख दी जाती है, लेकिन नियत नहीं होती, और नियत नहीं होती तो वो नीति लागू नहीं होती। तो ये नियत का सवाल है बड़ा, नीति का नहीं है। नियत, जब हमारी नियत साफ होती है तो ये काम हो जाते हैं। सबसे पहले यानी कि हमें अपनी नियत ही बदलनी होगी। अगर हमें पानी को सहेजना है, पानी को बचाना है, पानी का काम नियत के बिना नहीं हो सकता, उसके लिए नियत चाहिए। अच्छा, हम सबसे शुरुआत में एक नदी के पास हमें लेके गए थे, मैं नाम भूल रहा हूँ उस नदी का। अरवरी नदी। आपने बताया कि एक समय पर एक दौर था जब उसमें पानी आया तो सभी ने सवाल खड़े करने शुरू कर दिए कि टैंकरों से उसमें पानी डाला गया है। कैसे आपने उन आलोचनाओं को झेला? देखो, ये जो आलोचनाएं होती है ना, यही तुम्हें सचमुच सच्चा बनाती है। यदि आपकी कोई आलोचना करने वाला नहीं है ना, तो आप अपना काम करते रहते हैं। फिर यदि आपने आलोचना करने वालों को अपने निकट बुला लिया तो समझो आपके काम में चार चांद लग जाते हैं। और ये आलोचना करने वालों को बुलाने का मतलब है कि आप सत्य के करीब जाना चाहते हैं। जो सत्य के करीब नहीं जाना चाहता, जो अब झूठ के करीब रहना चाहता है, वो आलोचनाओं से डरता है। आलोचनाओं से सत्य के करीब जाने वाला इंसान नहीं डरता। हमारी कितनी आलोचना हुई, अब मैं तुम्हें यार क्या कहानी बताऊं। बताइए। मेरे ऊपर एक दिन में 5 रेप के केस लगाए थे जब ये खदानें बंद हुई, एक दिन में। चीफ जस्टिस वेंकट चलैया ने पूछा कि भाई राजेंद्र सिंह एक दिन में 5 जगह कैसे रेप कर सकता है। तो जिन्होंने ये मुकदमे किए थे रेप के, उन्हीं को जेल भेज दिया। यानी कि बहुत गंभीर आपने आलोचनाओं का सामना किया।
क्या बताऊं मैं तुम्हें। एक बार तो मैं 20 दिन कोमा में रहा, ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट कब की दिल्ली बात में, है ये? 2002 की। 2002, यानी कि आपको मैग्सेसे अवार्ड मिला उसी के अगले साल? उसी साल, उसी साल? अगले साल, अगले साल 2001 में आपको मैग्सेसे अवार्ड मिला? हाँ। हम्म। तो जीवन की अब इन घटनाओं को मैं बताना नहीं चाहते, तो युवा लोग डर जाएंगे, क्योंकि सब में इतनी हिम्मत नहीं होती, इसलिए इन बातों को मत पूछो यार, छोड़ दो। अच्छा, एक आखिरी सवाल और हम इस पॉडकास्ट को अंत करते हैं। क्या आप युवाओं को संदेश देना चाहेंगे कि वो एक बार जुड़ें अपनी वापस प्रकृति से, या फिर युवा या फिर कोई भी जो इस पॉडकास्ट को देख रहा हो? मैं कहना चाहूँगा कि जिस प्रकृति ने हमें बनाया है, या मैं कहूँ कि जिस भगवान ने हमें बनाया है, उसने इस पूरी सृष्टि का निर्माण किया है और हम उस सृष्टि के अंग हैं। यदि एक अंग ठीक नहीं काम करेगा तो ये सृष्टि नहीं चलेगी, और जब सृष्टि नहीं चलेगी तो हमारा जीवन नहीं चलेगा। तो हमें यदि अपने जीवन को ठीक रखना है तो बस यार जरा इन पेड़ों से बात करना शुरू करो, नदियों के किनारे जाके सुबह शाम तक जो नदियों का रंग बदलता है, उस बदलते हुए रंग में रंगीन हो जाओ। देखो तो सही, धरती पर चल के देखो कि धरती तुम्हारी क्या इंतजार कर रही है, किस काम के लिए इंतजार कर रही है। इस धरती को तुमसे क्या अपेक्षा है? ये धरती तुमसे कुछ अपेक्षा रखती है? जरा पूछ लो इससे यार एक बार कि तुम मुझसे क्या चाहती हो, और जो वो बताए तुम उसको कर सको तो कर लो। दोस्तों, मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि यदि हम इंसान हैं तो हम अपने जीवन के लिए जितना इस प्रकृति से लेते हैं, मरने से पहले उतना उसको वापस लौटा के जाएंगे। तो हमारा ठीक रास्ता है। हमें जो कुछ मिला, हमें जो भी कुछ विरासत में मिला, हमारे पुरखों ने जो हमें दिया, कम से कम हम उसको वैसा का वैसा छोड़ के जाए उनके लिए। ये सब कुछ हमारे लिए नहीं है। और भाई मैं तो हिंदुस्तानी हूँ। हिंदुस्तानी भोग के लिए नहीं जन्मता है, वो तो समर्पण के लिए जन्मता है। तो मैं अपने उन सब साथियों को कह रहा हूँ जो ये पॉडकास्ट सुन रहे हैं कि हम भारत के लोग समर्पण के लिए पैदा हुए हैं, हम लोग भोग के लिए नहीं। और यदि हम गुरु थे और गुरु हैं और गुरु बन सकते हैं तो समर्पण से ही बन सकते हैं, भोग से नहीं। इसलिए इस प्रकृति ने जिसने हमें बनाया है उसके प्रति समर्पित भाव से जो कुछ कर सकते हैं करते चलें। चलिए राजन जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। और मुझे लगता है कि अभी हमारे देश के युवाओं को बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है। वो आएँ, ज़रा अपने घरों से बाहर निकलें और एक बार ज़रा प्रकृति के किनारे पर बैठ के, जैसा कि अभी आपने बताया कि पेड़ों से बात करें, नदियों के किनारे पे एक शाम गुजारें और फिर देखें कि क्या प्रकृति उनसे बात वापस करती है। वो ज़रूर करेगी, मुझे पूरी उम्मीद है। और एक लाइन के साथ मैं अंत करना चाहूँगा इस पॉडकास्ट का कि ज़रा एक सोच के देखिएगा कि ये मत सोचिएगा कि पानी हमने कितना बचा रखा है, ये सोचिएगा कि पानी को हमने क्या सहेज रखा है। सोचिएगा ज़रूर। फ़िलहाल के लिए इतना ही। ABP लाइव पर मैं था आपके साथ अमन जैन।